देखिए, लास्ट क्लास हम लोग देख रहे थे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हाँ, तो व्हेन वी डिस्कस अबाउट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वी जस्ट डिस्कस अबाउट सर्टेन टर्मिनोलॉजी, और we just discuss about fetch, decode and execute. Now whenever we coordinate the entire function of the particular component of the computer, then there is certain computer, यानी कि जो कुछ component है जिसका कुछ responsibility तय कर दिया गया है, यानी कि fetch करने का responsibility किसी section of computer को दिया गया है, डिकोड करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दिया गया है, और एग्जीक्यूट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और सेक्शन को दिया गया है। दैट मीन्स कि योर प्राइमरी मेमोरी, इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, योर सीपीयू, इनपुट, आउटपुट, these are the components of computer which you study in fundamental also, in the block diagram of computer. तो जैसे कंप्यूटर का कंपोनेंट है ये इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना, उसी तरह से सीपीयू यानी कि इसके कंपोनेंट का भी कुछ कंपोनेंट होता है जो अपने काम को अलग अलग सेक्शन या मॉड्यूल में बांटकर फाइनलाइज करता है। यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का एक कंपोनेंट है, जैसे मेमोरी है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, उसी तरह से सीपीयू भी एक कंपोनेंट है। लेकिन सीपीयू अपने काम को पूरा करने के लिए अदर कंपोनेंट का भी असिस्टेंस लेता है। अदर कंपोनेंट दैट इज द कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू, सीपीयू का जो कंपोनेंट है। अब किसी भी सिस्टम में ये 3 स्टेप्स होता है, यानी फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। तो फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट का मतलब हुआ कि एनी टाइम व्हेनेवर यू हैव टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन कंप्यूटर, then first of all your computer, inside the computer the fetching is initiated, and fetching is initiated as per the request submitted by you. आप जिस तरह का रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे सिस्टम को, उसके अकॉर्डिंगली कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा, और उसी कंट्रोल सिग्नल के बेसिस पर आपका जो है फेचिंग यानी सर्चिंग जॉब इनिशिएट होगा। नाउ द प्राइमरी मेमोरी इज टर्म्ड एज ए वर्किंग मेमोरी and secondary memory is termed as a non-working memory. Your secondary memory is responsible for storing the program. Listed programs are stored there. Time to time, whatever program you want to access, that program is relocated from that particular location. So now when you discuss the operating system, then there are several types of processes. ठीक है ना? तो priority is set on the basis of the process. So if it is system process, the priority is high. सिस्टम प्रोसेस का जो है प्रायोरिटी सबसे हाई होता है। दैट मींस इफ द इंस्टॉलेशन वर्क इज गोइंग ऑन, नो एप्लीकेशन प्रोग्राम इज इंस्टॉल्ड ऑन टू द कंप्यूटर सिस्टम। तो अगर आप इंस्टॉल कर रहे होंगे ओएस, तो आप चाहकर भी एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस का यूज नहीं कर पाएंगे, एमएस ऑफिस इंस्टॉल भी नहीं कर पाएंगे। आपको एमएस ऑफिस इंस्टॉल करने के लिए ओएस का इंस्टॉलेशन पहले जरूरी है। तो प्रायोरिटी इज सेट ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ प्रोसेस, वेदर द प्रोसेस इज सिस्टम प्रोसेस, यूजर प्रोसेस, बैकग्राउंड प्रोसेस, इंटरैक्टिव प्रोसेस। इंटरैक्टिव प्रोसेस तभी होगा, आप इंटरैक्टिव प्रोसेस कब जनरेट होगा, जब आप कोई रिक्वेस्ट देंगे, यूजर इंटरेक्शन इज देयर। तो यूजर इंटरेक्शन कब देगा, जब उसको कंप्लीट ओएस बूट करके मिलेगा। यानी कि अगर आपका ओएस बूटिंग कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट प्रोग्राम लोडेड ऑन टू द कंप्यूटर मेमोरी, दैट इज द मेन मेमोरी। तो ओएस बूटिंग कंप्लीट होगा, तब जाके आपको वो इंटरफेस मिलेगा ओएस के थ्रू, जिस इंटरफेस के थ्रू आप सबमिट कर सकते हैं रिक्वेस्ट को। तो कोई भी रिक्वेस्ट आप तब सबमिट करते हैं जब आपको
इंटरफेस अवेलेबल होगा। इंटरफेस कब अवेलेबल होगा? जब बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा। बूटिंग प्रोसेस तभी होगा जब इंस्टॉलेशन ओएस का किया हुआ होगा। आप सिस्टम ऑन करेंगे, बूटिंग प्रोसेस इनिशिएट होगा। बूटिंग प्रोसेस इनिशिएट होने के बाद आपका सिस्टम डेस्कटॉप या जो भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिससे आप इंटरेक्ट करेंगे वो अवेलेबल होगा। तो इंटरेक्टिव प्रोसेस जनरेटेड नाउ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो सिस्टम प्रोसेस, इंटरेक्टिव प्रोसेस, बैकग्राउंड प्रोसेस, you can see the details in the task manager. Anytime whenever you want to see the details of particular types of process, what types of background process is going on and what types of interactive process is going on, or how many process is running currently, अभी current में कितना process run कर रहा है और कितना मेमोरी को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये सारा चीज आप टास्क मैनेजर में जाकर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट बिफोर डिस्कशन ऑफ सीपीयू। फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट का मतलब है कि एनी टाइम whenever you have a problem, first of all you search the solution for that problem, and then after you take the decision and finally you finalize the objective, यानी एग्जीक्यूशन पार्ट। तो जब भी आप रियल लाइफ में भी जो काम कर रहे हो वही चीज यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर रियल लाइफ में भी आपके पास प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी का असिस्टेंस लेते हैं आप। अगर कोई कंटेंट्स आपको रिट्रीव करना होता है तो यू कैन टेक द असिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। इफ द कंटेंट इज अवेलेबल विद द सेकेंडरी मेमोरी यू कैन रिट्राइव इट। अगर सेकेंडरी मेमोरी में वो अवेलेबल होगा तो बता पाएंगे, उसका जो है एक्सप्लेन कर पाएंगे। अदरवाइज आप वेट करेंगे उसको अदर रिसोर्स में सर्च करने का, यानी कि आपके पास जो करंट अभी सेकेंडरी मेमोरी है वहां नहीं है अवेलेबल, तो अदर सेकेंडरी मेमोरी एज ए रिसोर्स आप चेक करेंगे, जहां पर आपका प्रोग्राम है उसको सर्च करके फिर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन जब तक नहीं है तब तक आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज द पर्टिकुलर प्रोसीजर्स, द सेम प्रोसीजर अप्लाइड इन द कंप्यूटर ऑल्सो। तो जब आप रिक्वेस्ट देंगे कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा, तो फेच कौन इनिशिएट करेगा? प्राइमरी मेमोरी। जैसे आपका फेचिंग प्राइमरी मेमोरी कंप्लीट करता है तो यहाँ भी फेचिंग प्राइमरी मेमोरी कंप्लीट करेगा। प्राइमरी मेमोरी फेच करने के बाद ये इंस्ट्रक्शन किसको सबमिट करेगा? सीपीयू को। अब सीपीयू में क्या है कि वेरियस कंपोनेंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, तो सीपीयू को आप बोल सकते हैं इट इज द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, it is the central part of the computer which is used or which is responsible for control and coordinates entire operation of the computer। क्योंकि आपका कुछ भी ऑपरेशन यानी कुछ भी कंप्यूटर पर कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं तो बेसिक ऑब्जेक्टिव है आउटकम जनरेट करना। आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ये भी आपको बताया जाएगा कि व्हाट इज द टू मेन गोल, प्राइमरी गोल्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, चाहे आप कंप्यूटर में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, उसका मेन गोल क्या होता है? दो चीज सबसे महत्वपूर्ण होता है। आउटकम तो है, पहला चीज, हाँ बोलिए, सीपीयू यूटिलाइजेशन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होगा तो थ्रूपुट बढ़ेगा, यानी आउटकम ज्यादा होगा। आप किसी प्रोसेसर को बिना काम के बैठाए हुए हैं, कोई काम ही नहीं असाइन कर रहे हैं, तो उसके में आउटकम अफेक्टेड होगा, आउटकम जनरेट नहीं होगा। लेकिन कंटिन्यूअसली कॉन्करेंटली आप प्रोसेसिंग करा रहे हैं और उसको काम दे रहे हैं तो मैक्सिमम आउटकम होगा। एक कंप्यूटर से आप मैक्सिमम आउटकम जनरेट कर सकते हैं। एक समय में एक फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, सॉन्ग भी सुन सकते हैं, यानी मल्टीटास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब कि आप सीपीयू को मैक्सिमम बिजी रख रहे हैं, उसको आइडल स्टेट में जाने ही नहीं दे रहे हैं। तो दो फैक्टर है, सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ द सीपीयू। वंस यू मैक्सिमाइज द यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू देन द थ्रूपुट इज अफेक्टेड। आपका थ्रूपुट यानी आउटकम ज्यादा जनरेट होगा। अगर मैक्सिमाइज की जगह मिनिमाइज कर देंगे, कम असाइन करेंगे जॉब, क्या है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का मतलब कि असाइनमेंट ऑफ जॉब टू द सीपीयू। So once you assign more job, then you will get more outcome. Once you assign less job, you will get less job, less outcome. तो जितना ज्यादा इंगेज सीपीयू को बिजी रखिएगा उतना ज्यादा आपका आउटकम जनरेट होगा। हाँ, ऑब्वियसली प्राइमरी मेमोरी कहाँ से इंफॉर्मेशन लेगा? जहां पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा। तो फर्स्ट इनिशियल तो आपका जो है लोकेशन सेकेंडरी मेमोरी है, तो फर्स्ट वो उस लोकेशन को उस प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से सर्च करेगा। सर्च करने के बाद ये बफरिंग होगा, एक्चुअली माउंटिंग ऑफ द प्रोसेस। जो प्रोसेस आपका क्रिएट होगा वो प्रोग्राम का होगा, तो जिस प्रोग्राम का प्रोसेस क्रिएट होगा वो प्रोसेस आपका मेन मेमोरी में एलोकेट होगा। क्योंकि मेन मेमोरी इज द particular point from where
the process move to the next state known as running state. So running state is the state hold by the CPU. CPU hold the running state. तो CPU जो स्टेट को होल्ड कर रहा है, उस स्टेट में प्रोसेस को जाने से पहले एक स्टेट रेडी स्टेट में जाना होता है, और वो रेडी स्टेट रेडी क्यू में मेंटेन होता है। और वो रेडी क्यू क्या है? रेडी क्यू इज मेंटेन्ड बाय द प्राइमरी मेमोरी, नॉट सीपीयू, प्राइमरी मेमोरी। क्या मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी बोथ आर सिनोनिम्स टू ईच अदर। आप उसको मेन मेमोरी बोलिए, प्राइमरी मेमोरी बोलिए, वोलेटाइल मेमोरी बोलिए, ऑल आर रैम। यस, ऑल आर द नेम फॉर रैम, random access memory, and the RAM you are using for handling the particular process is a dynamic RAM, and the RAM which is used for holding the process fetched instructions, that is the cache memory, in which you are using a static RAM. So there are two types of RAM, और आप जो पढ़ेंगे फंडामेंटल में, एक में आप कैपेसिटर यूज करते हैं, एक में फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप इज द 1 बिट इंफॉर्मेशन कीपर। फ्लिप फ्लॉप में आप 1 बिट का इंफॉर्मेशन होल्ड करके रख सकते हैं मेमोरी सेल, तो वहां पर प्रीवियस आउटपुट आपका होल्ड करके रहेगा, तो रिफ्रेश करने का जरूरत नहीं होता है। लेकिन आपका जो डी रैम होता है वो एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद रिफ्रेश जरूरी है। तो प्राइमरी मेमोरी में फर्स्ट लोड कौन सा प्रोग्राम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेज इंटायर प्रोसेस विच कमिंग वन बाय वन। जो प्रोसेस एक के बाद एक आ रहा है, उस प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम लीड करता है। उसको एलोकेट करने के लिए, अब इसी में आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे कैसे प्रोसेस एलोकेट होगा, एलोकेशन एल्गोरिथम क्या है, कितने तरह का पार्टीशन कर सकते हैं, फिक्स्ड कर सकते हैं, फिक्स्ड में कैसे आपका एलोकेट होगा प्रोसेस, वेरिएबल में कैसे एलोकेट होगा, ये सारा डिटेल आप पढ़िएगा। मेमोरी क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ओएस आपका रीलोकेट बूटिंग के समय ही होता है। जब बूटिंग होता है तो रीलोकेट होता है रैम पर, ठीक है ना। परमानेंटली तो रिसाइड है आपका हार्ड डिस्क में, जब आप इंस्टॉल कर लिए ओएस तो परमानेंटली तो हार्ड डिस्क में है। लेकिन जब आपको ऑपरेशनल यानी सिस्टम ऑन करेंगे, ऑपरेशनल एक्टिविटीज करना है, तो हर समय आपको ओएस का असिस्टेंस लेना होता है। ओएस के इंटरफेस को यूज करके रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं, ओएस के अकॉर्डिंगली आपका प्रोसेस सर्कुलेट होता है, रेडी क्यू मेंटेन होता है, फिर वहां से रेडी क्यू से रनिंग स्टेट में जाता है प्रोसेस सीपीयू में, फिर सीपीयू में उसको एनालिसिस किया जाता है, उस पर डिसीजन लिया जाता है कि कंप्यूटेशनल है या फाइल हैंडलिंग है। अगर कंप्यूटेशनल है तो एएलयू या एफपीयू सेक्शन मैथ को प्रोसेसर में जाएगा, अगर फाइल हैंडलिंग है तो रजिस्टर बेस्ड हैंडलिंग होगा। फाइनली वो जब क्लोज होगा तो डीएक्टिवेट होगा, यानी कि आपका पीसीबी इनएक्टिव हो जाएगा। जब तक प्रोसेस एक्टिव है पीसीबी एक्टिव होगा, जैसे ही प्रोसेस इनएक्टिव होगा पीसीबी भी इनएक्टिव हो जाएगा। पीसीबी इनएक्टिव होने का मतलब है कि अब उस प्रोसेस का किसी स्टेट मूवमेंट को वो मेंटेन नहीं करेगा, पीसीबी उसका डीएक्टिवेटेड हो गया। तो ये हर प्रोसेस के लिए आपका पीसीबी जनरेट होगा, उसके स्टेटस को मेंटेन करेगा थ्रू आउट आपका एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्रोसेस। अब इसी दौरान आपका कभी भी कोई प्रोसेस वेटिंग स्टेट में जा सकता है। क्यों? किसी तरह के रिसोर्स इनएडिक्वेसी के चलते, इनकम्प्लीटनेस। जैसे हमने बताया कि प्रिंटर आपको चाहिए और प्रिंटर पहले से इंगेज है, तो आपने जिस फाइल को फाइल को प्रिंट कमांड देना है, आपके पहले से आपने ही कोई दूसरे फाइल का कमांड दे चुके हैं, तो वो फाइल अभी प्रिंटिंग में है, तो दूसरा फाइल का प्रिंट तब तक नहीं होगा जब तक कि वो फाइल, क्यों? क्योंकि इंस्टेंस का प्रॉब्लम है, क्योंकि एक ही प्रिंटर है आपके पास। तो उसका सोल्यूशन क्या है? इंस्टेंस बढ़ा दीजिए, 2 प्रिंटर रख लीजिए। तो 2 प्रिंटर रख लीजिएगा तो एक में भेज रहे हैं, दूसरा प्रिंटर को दूसरा भेज दीजिए, तो एक समय में 2 प्रिंटिंग हो रहा है आपके पास। तो दिस इज द इंस्टेंस मॉडिफिकेशन। तो व्हाई देयर इज अ नीड टू इंस्टेंस मॉडिफिकेशन? जस्ट टू अवॉइड डेडलॉक। डेडलॉक से बचने के लिए, आपका सेफ सीक्वेंस जनरेट करने के लिए आप इंस्टेंस बढ़ा सकते हैं। अगर इंस्टेंस बढ़ाने का मतलब रिसोर्स बढ़ा देना, ठीक है ना, तो रिसोर्स बढ़ा देंगे। जैसे आपका क्लासरूम है, अगर एक ही क्लासरूम रहे तो इसी क्लासरूम में अगर 10 बैच को रन करना है तो रिसोर्स एक ही है, तो आप शेड्यूल देखिए, अब शेड्यूल जब बनेगा तो 10 बैच का 3 घंटा का शेड्यूल बनेगा तो 30 घंटा का शेड्यूल हो जाएगा, तो उसको मिनिमाइज किया जाएगा 2 घंटा। 24 घंटा में 4 घंटा तो सोएगा आदमी, 20 घंटे का बना दो तो 2 घंटा, 2 घंटा का शेड्यूल बनेगा 1 क्लासरूम के लिए। लेकिन अगर आप 10 क्लासरूम कर दीजिए तो 5 घंटा का शेड्यूल बन जाएगा, पैरेलल चलेगा। कैसे? रिसोर्स बढ़ गया, इंस्टेंस बढ़ गया ना। तो इंस्टेंस वही वो हार्डवेयर रिसोर्स है। अब यहाँ पर क्या है कि जब आप लो लेवल प्रोग्रामिंग करिएगा तो हार्डवेयर के बेसिस पर करेंगे।
आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे क्यू बेसिक में, सी प्रोग्रामिंग में, तो वहां पर हार्डवेयर बेसिस पर आप प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं। आप नॉर्मली आप प्रोग्रामिंग करते हैं किसी लैंग्वेज में किसी तरह का ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। तो जब वेरिएबल बढ़ाते हैं तो लाइन ऑफ कोड घटता है या बढ़ता है? हम लोग यहाँ देखेंगे कि जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप हाई लेवल प्रोग्रामिंग करते हैं, जब वेरिएबल बढ़ाते हैं लाइन ऑफ कोड बढ़ जाता है। सिंपल दो नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम लिखना है आपको, तो 2 नंबर का जोड़ने का प्रोग्राम लिखना है तो ए और बी से काम चल सकता है। ये सी को भी लोग ले लेते हैं। सी का काम क्या है? सी का काम बस इसको स्टोर करने के लिए, ठीक है ना? ये सी इक्वल टू ए प्लस बी स्टोर करने के लिए। तो सी का काम हम नहीं ले सकते हैं, सी को छोड़कर भी हम काम कर सकते हैं ना। हम सिंपली इस प्रोसेस को ही स्टोर कर लें ए प्लस बी को, ठीक है? तो एक लाइन का कोड तो बच गया। लेकिन आप जब लो लेवल प्रोग्रामिंग करिएगा, रिसोर्स बढ़ाइएगा, यानी कि जब वेरिएबल बढ़ाइएगा, नंबर ऑफ ऑपरेंड बढ़ाइएगा, तो आपका लाइन ऑफ कोड कम हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे अभी एग्जांपल लिए ना, एक कमरा में अगर 10 बैच का क्लास चलाना है, 2-2 घंटे का शेड्यूल बनाना है, तो 2-2 घंटे का 20 घंटे का शेड्यूल बनेगा। तो एक दिन में 20 घंटा में वो 10 बैच को आप इसमें रन कर पाएंगे एक रूम में। लेकिन अगर 10 क्लासरूम है, रिसोर्स बढ़ा दिए, तो 10 क्लासरूम में 10 बैच को 5 घंटा का शेड्यूल डेली आप चला सकते हैं। हाँ, फिर उसके बाद फिर असाइनमेंट प्रॉब्लम आ जाएगा कि आप जब 5 घंटा चलाएंगे तो आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स भी होना चाहिए, पढ़ाने वाले भी होना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि 5 क्लास कंटिन्यूअस कॉन्करेंटली चलेगा तो 5 फैकल्टी तो हमेशा बुक रहेगा 5 घंटा के लिए, यानी 25। तो उसके हिसाब से रिसोर्स एलोकेशन, दैट इज टोटली मैथमेटिकल इंप्लीमेंटेशन, ठीक है ना? और अगर इसमें थोड़ा सा भी आप कम बेस करेंगे तो आपका ग्राफ गलत हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव आपका जो पूरा नहीं हो पाएगा। तो सेम थिंग यहाँ है। तो फेच इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइमरी मेमोरी। हाउ द फेचिंग, अब प्राइमरी मेमोरी वेट करता है, इसको जब सिग्नल दिया जाता है अपने से नहीं करता है। आपको भी जब हम क्वेश्चन देंगे तब आप उस क्वेश्चन का आंसर सोचना शुरू कर दीजिएगा। ऐसे आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, आप सोचना शुरू नहीं कीजिएगा। जैसे ही हम बोलेंगे कि व्हाट इज योर नेम, देन यू थिंक दैट कि अब नाम बताना पड़ेगा, अब आपका प्राइमरी मेमोरी इनिशिएट करेगा। लेकिन हम जैसे ही बोलेंगे व्हाट इज योर फादर्स नेम, तब फिर बोलेंगे मेरा नाम नहीं, पापा का नाम बताना है। तो ये आपका जो प्राइमरी मेमोरी है, ये इंस्ट्रक्शन सिग्नल का इंतजार करता है। जैसे ही इसको सिग्नल, अब सिग्नल कैसे जनरेट होगा? जब हम बोलेंगे एमएस वर्ड को काम हमको चाहिए, तो हम रिक्वेस्ट देंगे। हम जब रिक्वेस्ट देंगे ऑब्वियसली इंटरफेस को यूज करेंगे ना, ऑपरेटिंग सिस्टम। आप मोबाइल का ऐप सेलेक्ट करते हैं तभी वो ऐप्स यूज करते हैं। बहुत सारे ऐप्स है आपके मोबाइल में, तो क्या आपका मोबाइल ऑन करते सब ऐप्स इनिशिएट हो जाता है? नहीं। आप जिस ऐप्स को रिक्वेस्ट देते हैं वो ऐप्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अवेलेबल कराता है, फिर उस ऐप्स के अंदर जो भी आपका फंक्शनिंग है उसको आप एग्जीक्यूट करते हैं, फॉलो अप करते हैं। तो सिस्टम में भी बहुत सारा प्रोग्राम है, लेकिन सेलेक्टिव रिक्वेस्टेड प्रोग्राम के लिए प्रोसेस जनरेट होता है, दैट इज द इंटरैक्टिव प्रोसेस। क्यों? क्योंकि यूजर रिक्वेस्ट है, इसलिए बोले कि जब आप पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम तो वहां पर बैकग्राउंड प्रोसेस, इंटरैक्टिव प्रोसेस, बैच प्रोसेस, सिस्टम प्रोसेस, सिस्टम व्यू, यूजर व्यू, ठीक है ना? सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रोसेस है, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रोसेस है। तो ये सब डिफरेंशिएट आप वहां पर करेंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेस क्या क्या है। तो डिकोड और एग्जीक्यूट ये आपका सेंट्रल कंप्यूटर सीपीयू का पार्ट है, और इसी डिकोड और एग्जीक्यूट के बेसिस पर आपका कंट्रोल सिग्नल भी जनरेट होता है, जिससे फेच इनिशिएट होता है। यानी आपको सूचना देना है कि ये काम हमको चाहिए, ये सूचना पहले यूजर सबमिट करेगा, यानी कि डेटा के फॉर्म में रिक्वेस्ट सबमिट करेगा। सबमिट करने के बाद इसके लिए कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा। कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीपीयू का है। ऑपरेटिंग सिस्टम उस कंट्रोल को कोऑर्डिनेट करेगा कि इस चीज का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि हमारा प्राइमरी मेमोरी उसको फेचिंग इनिशिएट करे। तो इंस्ट्रक्शन जब फेच हो रहा होता है तो एक्चुअली क्या होता है, नाम बता सकते हैं कोई? उस प्रोसेस का नाम क्या होगा जब फेचिंग होता है? तो क्योंकि फेचिंग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होता है। आप जब बफरिंग करते हैं, एक्चुअली बफरिंग में होता क्या है, आपका जो है प्रोसेस एलोकेट होता है रैम पर। तो जब तक रैम पर कंप्लीटली एलोकेट नहीं होता है तब तक आप उस पर्टिकुलर फाइल को, किसी भी कंटेंट को आप एक्सेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि उसको रीलोकेट होना होता है। तो रीलोकेशन जब इन प्रोसेस होगा तो उस चीज को आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। देखते हैं जब कोई फाइल डाउनलोड होता है तो बीच में आप ओपन नहीं करते, जब पूरा डाउनलोड हो जाएगा तब आप ओपन करेंगे। इसका मतलब once the buffering is completed, then after you can perform any operation.
अब इसी का एडवांस फॉर्म में आप पढ़ेंगे आपका स्पूलिंग बैच प्रोसेसिंग में, साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन, दैट इज एडवांस फॉर्म ऑफ बफरिंग। मतलब क्या है कि आपका जो प्रिंटर है अगर प्रिंट कमांड दे दिए तो पहले वो मेमोरी में सारे फाइल को रिकॉर्ड को सेव करेगा टेम्पोरली, और फिर उसके बाद एक के बाद एक। तो आप देखते हो जब आप प्रिंट कमांड देते हैं तो सीधे प्रिंट नहीं होने लगता है, पहले बफरिंग होता है। यानी आप जो डेटा प्रिंट दिए वो पहले बफर्ड होगा, बफर्ड होने के बाद प्रिंट होगा। तो जब बफर्ड होगा तो बफर्ड एरिया में क्या होगा, एक के बाद एक पेज आपका क्रिएट होगा, प्रिंट होगा। तो एक के बाद एक पेज प्रिंट, बोलो, हाँ बोलिए सर। बफरिंग क्या होता है? बफरिंग इज द प्रोसेस in which the program is created as a process and allocated to the प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि आपको कुछ भी एक्सेस करने के लिए प्राइमरी मेमोरी में रिलोकेट होना होगा, ठीक है ना। तो अब ये ऑफलाइन मोड में आपके हार्ड डिस्क से बफरिंग होता है। तो एक्चुअली फेचिंग में क्या हुआ, आपका प्रोग्राम का प्रोसेस क्रिएट हुआ, प्रोसेस रेडी क्यू मेंटेन किया। अब रेडी क्यू क्या है कि क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है, आगे आप पढ़ेंगे, जिसमें एक ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। अब क्यू किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है, फीफो मैनर में ऑर्डर फॉलो। अभी हम बोल दें कि एक क्यू बनाइए, आपको पता है कि क्यू कैसे बनेगा, आपको पता है कि दो लोग जब खड़े हो गए हैं तो तीसरा आदमी पहले वाले के आगे नहीं खड़ा होगा, दूसरे के बाद होगा। इसका मतलब इंसर्शन क्राइटेरिया आपको पता है क्यू का, और डिलीशन भी पता है। अगर बोलेंगे कि इसको रिलीज करिए, एक एक आदमी निकलिए, तो आपको पता है कि जो फ्रंट है वहां से निकलेंगे। अगर नहीं पता होगा तो बोलेंगे निकलने के लिए, तो पीछे वाला जो है निकलना शुरू कर देगा या बीच से निकलना शुरू कर देगा। मतलब यू हैव टू मेंटेन द ऑर्डर ऑफ द क्यू। तो वंस यू मेंटेन द ऑर्डर ऑफ द क्यू, दैट मींस व्हाटएवर ऑर्डर ऑफ द क्यू यू हैव टू फॉलो। तो ऑर्डर क्या है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले लाइन में खड़ा होगा वो पहले आउट होगा। तो ये क्यू का प्रोसीजर जैसे रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर आप लगते हैं, तो आप 50 लाइन लगा दिए, 50 लोग अलग अलग खड़े हो गए, एक ही काउंटर है, सर्विस होगा नहीं होगा, अनअवेलेबल हो जाएगा सर्विस। तो किसको प्रायोरिटी दिया जाएगा, 50 कॉलम्स आर देयर, 50 कॉलम्स में एक एक लोग खड़े हो गए, काउंटर एक ही है, कैसे एक्सेस होगा। तो वहां पे बोला मेंटेन ए क्यू, प्लीज मेंटेन ए क्यू। जैसे ही क्यू मेंटेन किया, दैट मींस एक डेटा को अरेंज करने का तरीका बन गया। तो अब लोग को ऑर्डर पता चल गया, लेकिन वहां बोल दिया जाएगा कि जो है क्यू में खड़े करके कि स्टैक मैनर में एक्सेस होगा, तो फिर इनफाइनाइट हो जाएगा। क्योंकि स्टैक जो है, जैसे आप बुक का स्टैक लगा रहे हैं, तो स्टैक में क्या है कि इंसर्शन डिलीशन एक ही एंड से होता है। अब जब 50 बुक लगाएंगे तो हर बार इंसर्शन हमेशा टॉप से होगा, और जब बुक निकालेंगे तभी वो भी टॉप से निकालेंगे। तो अगर बोल दिया जाए कि ये क्यू में खड़ा करके बोल दिया जाए स्टैक मैनर में अब एक्सेस होगा, तो हर जो एंड है वो फ्रंट बनने का कोशिश करेगा, यानी कि एंड बनने का, फ्रंट जो है एंड बनने का कोशिश करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, सर्कुलर। ऑफलाइन बफरिंग का नहीं है, ये एग्जांपल है दो डेटा स्ट्रक्चर का, जिसके थ्रू आप डेटा को अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर भी प्रोसेस आपका अरेंज होता है। तो जो प्राइमरी मेमोरी में जो प्रोसेस एलोकेट होता है वो रेडी क्यू में मेंटेन होता है। तो रेडी क्यू क्या है, वो फीफो मैनर में काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू जो है, क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसका इस्तेमाल प्राइमरी मेमोरी में प्रोसेस को एलोकेट करने के लिए किया जाता है, वन बाय वन। तो एक एक के बाद एक, और फिर वहां से आपका रेडी क्यू से प्रोसेस आपका रनिंग स्टेट सीपीयू में जाता है, ठीक है ना। ऑफलाइन बफरिंग यानी कि आपका जो सर्च फ्रॉम योर हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव, यस। ऑनलाइन का मतलब कि यू आर सर्चिंग एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सर्वर, फ्रॉम एनी यूआरएल, फ्रॉम एनी वेबसाइट, ठीक है ना। तो ऑनलाइन में आप उसमें आपका बैंडविड्थ, नेटवर्क, बहुत सारा फैक्टर काम करेगा। तो कुछ भी आप सर्च, अगर किसी यूआरएल से कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर रहे हैं, तो डाउनलोडिंग दैट इज द बफरिंग, डाउनलोडिंग प्रोसेस इज द बफरिंग। लेकिन आपका जो अपलोडिंग करते हैं वो भी बफरिंग। आप किसी साइट पर कोई कंटेंट्स अपलोड कर रहे हैं, तो वो अपलोड जब तक पूरा नहीं होगा तब तक उस साइट को कोई दूसरा एक्सेस उस डॉक्यूमेंट को नहीं कर सकता है। तो अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग बोथ आर द प्रोसेस ऑफ बफरिंग। आप अगर अपलोड कर रहे हैं तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोडिंग कर रहे हैं तो आपके फोन में एलोकेट होगा, अपलोड कर रहे हैं तो वो आपके सर्वर के रिसोर्स को में वो अपडेट हो रहा है। तो अब जब अपडेट हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम जब कोई एक्सेस करेगा तो उसी पर्टिकुलर लोकेशन से एक्सेस करेगा। आपके ऑफलाइन मोड में अगर कोई डेटा नहीं है तो आप सर्च करते हैं ना,
आप URL या गूगल सर्च इंजन में टाइप करते हैं कोई कंटेंट, क्यों करते हैं? इसलिए कि आपके पास आपके हार्ड डिस्क में वो कंटेंट नहीं है। मान लेते हैं पाइथन नहीं इंस्टॉल है, तो python.org पर जाएंगे ना, ये कहाँ से मिलेगा? पाइथन के वेबसाइट से आपको उसका डाउनलोडिंग लिंक मिलेगा। ये तो आपके सिस्टम में है नहीं, आपने इंस्टॉल भी नहीं किया है। बहुत सारा है, MySQL आपको इंस्टॉल करना है, PHP इंस्टॉल करना है, तो ये आपके सिस्टम में नहीं है, आपके हार्ड डिस्क से तो ओपन नहीं होगा। तो आपको इसको इंस्टॉल पहले करना होगा, पहले अपने हार्ड डिस्क में लाना पड़ेगा और फिर उसको फ्यूचर एक्सेस करना पड़ेगा। या ऑनलाइन इज अवेलेबल, यू कैन ऑल्सो परफॉर्म ऑनलाइन कंपाइलर। आप QBasic या C का प्रोग्राम जो है ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर सकते हो, उसके लिए आपको सेव करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अब फिर नेटवर्क इशू आएगा, जब भी आपको ऑनलाइन यूज करना होगा तो वो नेटवर्क चाहिए होगा आपको, अदरवाइज आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो इससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, आप क्या है, कोई PDF को ओपन करके पढ़ भी लेते हैं, लेकिन उसको सेव एज क्यों करते हैं या सेव क्यों करते हैं? फ्यूचर के लिए। इसलिए कि ऑनलाइन में आपका नेटवर्क और बहुत सारा फैक्टर काम करेगा। अगर उसको सेव कर लेंगे अपने हार्ड डिस्क में, तो फ्यूचर में कभी नेट नहीं भी होगा तो आप उस फाइल को PDF को ओपन करके पढ़ सकते हैं। लेकिन जब भी आपको पढ़ना होगा ओपन तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके हार्ड डिस्क में है तो आप पढ़ रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके मोबाइल में भी PDF भेज दिया जाएगा, उसको ओपन करना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको कॉपी में लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप PDF इज अवेलेबल, नो नीड टू रीड इट। Everything is available, every contents are available, every books are available, so many PDFs are available, but still you have to open that PDF to read it. आपको पढ़ने के लिए ओपन करना पड़ेगा। ये जब ओपन करते हैं that means relocated, ये आपका रिलोकेट हो रहा है क्योंकि आप अब इसको पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। परमानेंटली तो है, जगह अवेलेबल है मेमोरी में, लेकिन अब इसको आप पढ़ना चाह रहे हैं। Are you getting the point? I think that it is very much clear to you कि buffering is what? तो एवरी टाइम बफरिंग इज नीडेड। विदाउट बफरिंग आपको भी बफरिंग करना पड़ेगा। अगर बोल दिया जाए अभी कि ये 100 वर्ड्स आपको याद करना है, 4 घंटे के बाद सुनेंगे, तो वो 100 वर्ड्स आप रटेंगे, 4 घंटा के बाद रटने के बाद आपके ब्रेन में वो रिटेन करके रखेंगे, और जब बोला जाएगा बोलने के लिए फिर बोलना शुरू करेंगे। उस समय बोलने समय वो 100 वर्ड्स लिखा हुआ पढ़ेंगे नहीं, आपको वो हटा दिया जाएगा। स्टिल आपको कंटेंट्स आपके रैम में लोकेट हो जाएगा, लेकिन वही कह दिया जाए कि एक बुक पढ़ो 4 घंटा के बाद, आपका रैम ओवरफ्लो हो जाएगा। एक कंटेंट लिमिटेशन है, इतना कर सकते हो, इसके बाद आप बहुत बड़ा असाइनमेंट दे दिया। अभी पूरा बुक हम 4 घंटा में कैसे पढ़ के आपको बिना बुक के कुछ पूछिएगा बता देंगे। तो क्वेश्चनर सेट हो सकता है, पूरा बुक का आप प्रूफ रीडिंग नहीं बोल सकते। राजेंद्र बाबू सब लोग तो नहीं हो सकते हैं, पूरा संविधान बता दिए, तो एक्सेप्शंस उसमें भी है। तो ये चीज सबका लिमिटेशन, तो रैम का भी लिमिटेशन है। इसलिए एप्लीकेशंस आप अब एक बार 50 एप्लीकेशन खोल दीजिए तो आपका रैम हैंग कर जाएगा। सिस्टम में भी एक लिमिटेशन है कि आपका रैम का कैपेसिटी अगर 4 GB है तो उसी 4 GB के अकॉर्डिंगली आपको एप्लीकेशन एक्सेस करना होगा। अगर ज्यादा कर दीजिएगा तो हाँ, थोड़ा सा कंटेंट हम आगे बढ़ाएं। हमको लगता है कि अब आपको इसका बेसिक्स आइडिया समझ में आ गया होगा। फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट क्यों होता है, क्यों करना जरूरी है, ठीक है ना। तो आप CPU से रिलेटेड कुछ कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं। बोलो। जैसे सर कोई ऐप डाउनलोड किया तो डायरेक्ट सर हार्ड डिस्क में जाएगा, सर उसको हम बाद में जो फेच करेंगे वहां पे सर प्राइमरी मेमोरी काम करेगा। क्या बोले, फिर से बोलिए। जैसे हम कोई सर ऐप डाउनलोड किया वो सर डायरेक्ट हार्ड डिस्क में जाएगा, सर फिर हम वो ऐप जो खोलेंगे वो डायरेक्ट हार्ड डिस्क पर फिर हम पहले किसी ने देंगे वो। आप मोबाइल में कर रहे हैं कि सिस्टम पे कर रहे हैं? मोबाइल में इंटरनल मेमोरी रहता है। जैसे हम सिस्टम में करते हैं, हाँ, सिस्टम में बात हाँ, वो हम ऐप खोलेंगे वो पहले उसी में जाएगा, इंस्ट्रक्शन जाएगा, प्राइमरी मेमोरी के पास डायरेक्ट हार्ड डिस्क के पास इंस्ट्रक्शन चला जाएगा। वो इंस्टॉल करने जा रहे हैं ऐप्स की। सर इंस्टॉल ऐप हो गया हार्ड डिस्क में। सर हम जो ऐप खोलेंगे तो वो सर पहले इंस्ट्रक्शन जाएगा प्राइमरी मेमोरी के पास, जो ऐप खोलना है या पहले डायरेक्ट हार्ड डिस्क के पास चला जाएगा। डायरेक्ट हार्ड डिस्क के पास कैसे? भाई बात नहीं, आप इंटरफेस को यूज करके सेलेक्ट करेंगे ना एप्लीकेशन, सेलेक्ट करेंगे तो रिक्वेस्ट सबमिट किए ना, सबमिट किए तो उसके लिए कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा ना। जब कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा तो उसके बाद आपका जो है वो माउंट होगा ना। तो बिना प्राइमरी मेमोरी के एक्सेस कैसे करिएगा? एकदम लॉजिकल मेमोरी इज द प्राइमरी मेमोरी। आपका बिना प्राइमरी मेमोरी के, आप प्राइमरी मेमोरी को डिटैच कर दीजिए, हार्ड डिस्क में बहुत सारा चीज है, एक्सेस कर लीजिए।
बैग में बहुत सारा चीज है आपके पास, बहुत सारा डॉक्यूमेंट है। आपका प्राइमरी मेमोरी फेलियर कर जाएगा, आपके पास सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं रहेगा कि आप उसको बैग से बाहर भी निकालिए। तो आपका प्राइमरी मेमोरी जो है, ये क्वेश्चन भी है, कॉस्टलियर देन द हार्ड डिस्क। प्राइमरी मेमोरी इज कॉस्टलियर देन सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के पास का अल्टरनेटिव है, प्राइमरी मेमोरी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। 8 GB प्राइमरी मेमोरी आप यूज करते हैं तो कितना आप इन्वेस्ट करते हैं? जस्ट कंपेयर इट। 3000 3500 का 8 GB आपका आता है, और 1 TB का हार्ड डिस्क उतना ही का आता है। 1 TB, तो सोच लीजिए कि 1 TB में कितना जीबी होता है? 1024 GB। तो 1024 GB को अगर कंपेयर करेंगे, आप बोलिए। बट सर एसएसडी तो कॉस्टली मिलता है सर हार्ड डिस्क से। क्या? एसएसडी तो सर कॉस्टली मिलता है ना हार्ड डिस्क। Hard disk, all are the secondary memory. SSD is not primary memory. I am asking about primary memory and secondary memory. Or primary memory is costlier than secondary memory. SSD is the advanced alternative for hard disk. हार्ड डिस्क का एडवांस अल्टरनेटिव है। फास्ट एक्सेशन के लिए एसएसडी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टिल एसएसडी का जो अभी कैपेसिटी है उतना नहीं है जितना आपका हार्ड डिस्क का है। हार्ड डिस्क रख सकते हैं, उतना कैपेसिटी का भी एसएसडी अवेलेबल नहीं है। तो अगर 1 TB यूज कर रहे हैं तो 512 GB आपका एसएसडी यूज करिएगा, ठीक है ना। तो लिमिटेशंस ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी इज देयर इन एसएसडी, बट स्पीड और एक्सेशन इज फास्ट। तो SSD इज ऑल्सो अल्टरनेटिव फॉर हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का एक अल्टरनेटिव है, तो आप सिस्टम में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। बट बोथ आर द सेकेंडरी मेमोरी, इट इज नॉट अ प्राइमरी मेमोरी। SSD इज नॉट प्राइमरी मेमोरी। SSD यूज कर सकते हैं, हाँ। तो अब यहाँ पर अब थोड़ा सा हम लोग कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं। a lot of query, I think that कि today some query is, हाँ। तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम बोलते हैं कि ओवरऑल कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज, लेकिन इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? कंट्रोल यूनिट। अभी जितना कुछ हम लोग बात किए फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट, ये फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट होने के पहले जो सिग्नल्स जनरेट होता है उसका रिस्पांसिबिलिटी कंट्रोल यूनिट के पास होता है। यानी किसी भी तरह का सिग्नल्स, कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरेटेड बाय द कंट्रोल यूनिट, एंड वंस द कंट्रोल सिग्नल्स इज जनरेटेड देन आफ्टर मेमोरी फंक्शनिंग इज इनिशिएटेड। मेन मेमोरी इज इनिशिएटेड वंस द सिग्नल्स और इंस्ट्रक्शन इज मूव टू दैट पर्टिकुलर। इंस्ट्रक्शंस और सिग्नल्स आर जनरेटेड बाय द कंट्रोल यूनिट, पार्ट ऑफ द CPU। CPU का एक कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट various part is what? There is a control unit. अब इसको हम लोग डिसीजन डिकोड के लिए ये रिस्पांसिबल है और कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करने के लिए। यानी जो भी कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा उसके बेसिस पर फेचिंग एग्जीक्यूट होगा, और पूरा लाइफ साइकिल, एक प्रोसेस का लाइफ साइकिल फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट रहता है। फेच फेज, डिकोड फेज। बोलिए सर। रोल नंबर 41 को म्यूट करने के लिए बोलिए ना। म्यूट कर लीजिए, अपने से म्यूट कर लीजिए। जब पूछना हो तो अनम्यूट करिए। सब छोटा छोटा बच्चा वाला हरकत नहीं करिए, ठीक है। कंट्रोल यूनिट, अगर किसी को डिस्टर्ब हो रहा है तो आप खुद से इनिशिएटिव ले लीजिए। तो कंट्रोल यूनिट जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसका प्राइमरी फंक्शन होता है कंट्रोल सिग्नल जनरेट करना और डिकोडिंग करना। डिकोडिंग का मतलब भी आप जानते हैं, डिकोडिंग का मतलब डिसीजन बनाना, डिसीजन लेना। तो आपके सिस्टम में भी डिसीजन बनाया लिया जाता है, और बिना डिसीजन के कोई काम नहीं होता है। जैसे आपको बोल दिया जाए कि रोड क्रॉस करो, अगर आप डिसीजन नहीं बनाएंगे सही, गाड़ी आ रहा है जा रहा, बाएं दाएं क्यों देख रहे हैं? ये बाएं दाएं देखने का पीछे आपका रीजन क्या है? यू वांट टू टेक डिसीजन वेदर आई हैव टू मूव फॉरवर्ड और स्टे, मतलब वेट फॉर द पासेस। तो आपका जो मूवमेंट हो रहा है उसको वेट करके देख कर तब पास करेंगे, और नहीं तो क्या आपका ये काम नहीं करेगा डिसीजन, तो क्या होगा? बोल दिया कि चलो, बस चल दिए, जस्ट लाइक ए रोबोट चल दिए। जैसे ट्रक भी चल दिया, तो आप बोला जाए कि भाई क्यों चल दिए, आपने अपना सेंस ऑफ ह्यूमर क्यों नहीं लगाया?
नहीं, ये सिग्नल जनरेट हुआ, हम आगे बढ़ गए, तो सिग्नल जनरेट हुआ, आप उसको सिग्नल को कंप्लीट कर लिए, कंट्रोल सिग्नल के बेसिस पर इंस्ट्रक्शन को फेच कर दिए। इसके बाद उस इंस्ट्रक्शन को डिसीजन लेना पड़ेगा उस इंस्ट्रक्शन का कि अब इसका क्या करना है, इसको आगे भेजना है या अभी रोक के रखना है। अगर आगे भेजना है तो कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, ऑटो से भेजना है, ठीक है ना, कि फिएट से भेजना है कि एयरप्लेन से भेजना है, ये अलग अलग मोड्स उसको तय करना होगा कि आपका इसको भेजने का प्रक्रिया ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। तो अगर डिसीजन गलत लेंगे आप तो आपका आउटकम भी गलत हो जाएगा। तो आउटकम गलत हो गया, अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप हैं, ठीक है ना। बोलेंगे कि ट्रक वाला मार दिया, और ट्रक वाला ने धक्का मारा इसलिए क्योंकि आपने डिसीजन गलत दिया, ठीक है ना। अब बाइक से जा रहे हैं, वहां डिसीजन नहीं ले रहे, ठीक है ना, ट्रक के पीछे जा रहे हैं, अचानक ट्रक रुक गया, अब बोलेंगे ट्रक वाला जो है गड़बड़ कर दिया। आपका डिसीजन आपका गलत हुआ इसलिए क्योंकि आप फॉलो कर रहे थे किसी को, बड़ा गाड़ी को, आप उसके सामने बहुत छोटा गाड़ी है, तो आपको उससे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, 6 मीटर नहीं 10 मीटर का दूरी रखना चाहिए, ठीक है ना, ताकि वो जब कुछ डिसीजन ले तो आप डिसीजन क्विक ले पाए। आपका डिसीजन फेलियर हो गया इसलिए क्योंकि आप बहुत क्लोज थे। तो हर जगह डिसीजन अगर गलत है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी डिसीजन इंपॉर्टेंट है। तो डिकोडिंग है, एनीथिंग, आप हेलमेट नहीं पहना, डिसीजन गलत ले लिए, 1000 रुपया चालान कट गया, आप नहीं दे रहे हैं तो घर तक आपका पहुंच जाएगा चालान, ठीक है। तो अब ये सारा चीज जो है दैट इज द पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर। तो कंट्रोल यूनिट को एक्चुअल सीपीयू बोलते हैं। अब जैसे सीपीयू को बोलते हैं इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इट इज द सेक्शन विच इज ओवरऑल कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज एंड coordinating the activities of computer, but the control unit is the actual part. The control unit is responsible for controlling and coordinating each and every activities of computer, because each and every control signals are generated by this control unit. Or once the control signals are generated, then after fetching is initiated, and once the fetching is initiated, then after again decision making is needed, and again that decision making is made by the particular control unit. What we have to perform on the set of instructions, क्या करना है इस पर, तो ये डिसीजन लेगा, तब आपका ALU, मैथ प्रोसेसर या रजिस्टर्स यूज होगा। जब तक ये डिसीजन नहीं लेगा इसमें से कोई तय नहीं होगा कि इसको कहां पर हैंडल होना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो कंट्रोल यूनिट को आप बोल सकते हैं कंट्रोल यूनिट डिकोड कंट्रोल सिग्नल्स, देयर इज ए ALU, FPU, दिस इज द मैनिपुलेटिव सेक्शन, मैनिपुलेशन का काम या किसी तरह का कंप्यूटेशनल वर्क, ये सब आपका ALU और FPU में रिस्पॉन्सिबल है। आपका जो रजिस्टर्स है, ये रजिस्टर्स आपका फाइल हैंडलिंग जॉब के लिए है, ठीक है ना। यानी कि आप किसी तरह का फाइल हैंडलिंग है तो वहां कोई कंप्यूटेशनल नहीं हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, अपेंड हो रहा है। आप किसी फाइल पर काम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उस फाइल का एक पेज को 2 पेज 3 पेज बना रहे हैं, यानी एक पेज में लिखा हुआ है तो उसको दूसरा पेज में एंट्री कर रहे हैं, राइट ऑपरेशन कर रहे हैं, दूसरा कंप्लीट हुआ तीसरा में कर रहे हैं, या केवल रीड ओनली मोड में ओपन किया फाइल, किसी फाइल को ओपन किया PDF पढ़ रहे हैं, जैसे PDF फाइल भी आप ओपन करते हैं और एक रेगुलर फाइल भी ओपन .doc फाइल भी ओपन करेंगे, दोनों में अंतर क्या, PDF में आप लिखते नहीं है, PDF केवल रीड ओनली मोड में पढ़ते हैं, और डॉक फाइल पर आप लिख भी सकते हैं पढ़ भी सकते हैं। तो PDF को स्टैटिक फाइल बना दिए कि अब इसमें कुछ अपेंड नहीं करना है, तो आपको जब भी रीड ओनली मोड में पढ़ना होगा तो PDF फाइल को ओपन करके पढ़ लेंगे, उसको क्लोज कर देंगे, उसमें कुछ अपडेट नहीं करेंगे। लेकिन जब आप ओपन करेंगे तो उसका एड्रेस कहीं ना कहीं लोकेट होगा, क्योंकि परमानेंटली तो उसका एड्रेस कहाँ है, सेकेंडरी मेमोरी में, लेकिन जब वो रीलोकेट हो रहा है तो उसका एक एड्रेस, टेम्पोररी एड्रेस क्रिएट होगा, वो उसके एड्रेस को तब तक होल्ड करेगा जब तक कि आप उस फाइल को ओपन करके पढ़ रहे होते हैं। और चूंकि आप डेटा पढ़ रहे होते हैं तो डेटा रजिस्टर उसके कंटेंट को होल्ड करेगा। जैसे ही फाइल को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, आपका वो फाइल उसी डेस्टिनेटिव सोर्स एंड पर जाकर सेव हो जाएगा, अगर आप उसके लोकेशन को चेंज नहीं करते हैं। तो उसके लिए आप पढ़ेंगे, फंडामेंटल में पढ़ेंगे सेव और सेव एज, ये दो चीज आप करते हैं। अगर आप नंबर ऑफ टाइम्स किसी एक ही फाइल को सेव करने की कोशिश करते हैं तो सेव, लेकिन अगर उसका नंबर ऑफ कॉपी, मल्टीपल कॉपी बनाने का कोशिश करते हैं जिसमें कुछ कॉमन पार्ट हो, जैसे एक फाइल आपने बना दिया, उस फाइल का कंटेंट आप दूसरे तीसरे चौथे सब में रखना चाहते हैं, लेकिन उसमें कुछ नया भी कंटेंट होगा, लेकिन इनिशियल कंटेंट वही होगा, तो आप 10 कॉपी बना सकते हैं,
तो वो कॉपी आप कैसे बनाते हैं? सेव, यानी सिंगल कॉपी अपडेशन सेव, मल्टीपल कॉपी जनरेशन सेव एज। तो एक से अधिक कॉपी के लिए सेव एज यूज करेंगे। तो ये 3 काम आपका कंप्यूटर में सीपीयू के कंपोनेंट करते हैं, यानी डिकोडिंग, डिसीजन मेकिंग, सिग्नल जनरेशन का काम कंट्रोल यूनिट का है, एएलयू एफपीयू का काम है कंप्यूटेशनल या मैनिपुलेशनल जॉब, और रजिस्टर का काम है फाइल हैंडलिंग, या किसी भी तरह का फाइल को आप जब यूज करेंगे, एक्सेस करेंगे, तो रजिस्टर्स आपका वेरियस रजिस्टर्स यूज होगा, और वो रजिस्टर आपके ऑपरेशंस को मेंटेन करेगा। केवल फाइल हैंडलिंग के लिए नहीं होता है ये, इसमें रजिस्टर जो है वो कुछ एएलयू और एफपीयू के लिए भी होता है, ठीक है ना। जब एएलयू में कोई काम कर रहे होते हैं तब भी आपका रजिस्टर्स यूज होता है कि नहीं? आपको लगता है ऐसा होता होगा? जब कोई कैलकुलेशन आप करते हैं तो कोई रजिस्टर यूज होता होगा, अगर होता होगा तो किस पर्पस के लिए यूज होता होगा? एनीवन? रजिस्टर्स अगर यूज कर रहे हो हैं, आप भी यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर हम आपसे बोल दिए व्हाट इज योर नेम? केशव। व्हाट इज +3? एक क्वेश्चन हम बनाए, व्हाट इज +3? आप बोलेंगे कैसा क्वेश्चन पूछ दिए कि एक ऑपरेंड में +3, व्हाट इज +3? वेयर इज द फर्स्ट ऑपरेंड? आप सोचेंगे ना थोड़ा देर। आप बोलिए केशव मिश्रा, बोलिए। कलेक्शन ऑफ हाँ बोलिए। कलेक्शन ऑफ नंबर कलेक्ट करने के हाँ, का यूज होगा। कनेक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन जॉब। तो +3 बोले तो क्या ये भी कौन जोड़ रहा है? यस सर। यस सर। अटेंडेंस, हाँ ठीक है, अटेंडेंस तो बन ही जाएगा। तो +3 बोले आपको, इनकम्प्लीट आपको सोल्यूशन लगा। क्यों? क्योंकि आप एजम्पशन नहीं किए। अगर आप एजम्पशन कर ले तो बोलते +3, अच्छा 3 होगा। योर एजम्पशन इज 0, फर्स्ट ऑपरेंड एज्यूम कर लिए 0 तो बता दिए, बट यू आर नॉट एज्यूमिंग एनीथिंग। व्हाई? बिकॉज राइट नाउ यू आर नॉट यूजिंग एनी रजिस्टर। बट नाउ आई चेंज द क्वेश्चन, व्हाट इज 2 + 3 + 4? Now I am asking only one operand with operator and still you are in a position to give the result. First of all, पहली बार हमने पूछा +3, you are not getting the result because the first operand is missing. But when you supposed to assume 0 as a first operand, then you are in a position to give the result. हम बोलते +3, आप बोलते 3. Yes, why 3? Because 0 is the first operand. I am assuming, तो 0 + 3 3 हो गया। लेकिन जैसे हम क्वेश्चन चेंज किए 2 + 4, आपने बोला 6, और उसके बाद हमने +3 बोला, अभी बोले 9 बोल दिए। हम बार बार फिर एक बोल रहे हैं, इसका मतलब कि आपका प्रीवियस रिजल्ट कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। तो योर ALU and FPU is also using registers. During computational job, intermediate results are stored somewhere in the registers and we have just discussed that register also. कि कौन सा रजिस्टर में वो स्टोर रहता होगा। You are also using a register, that's why you are in a position to generate the result. Otherwise, you are not in a position to generate the result. तो आपको जब रिजल्ट नहीं पता होगा, पहले वाला नहीं पता होगा, बाद का रिजल्ट कैसे जनरेट करेंगे? अगर हम 9 आपका रिजल्ट आया, फिर हम बोलेंगे +5 14 into 2 -3 25 -25 -4 अभी 0 था तो -4 बोल दिए। अब -4 बोलते एक ऑपरेंड साथ नहीं बोलते। क्यों? प्रीवियस रिकॉर्ड, previous result is kept by you somewhere. Your register is temporarily holding that result. That's why you are in a position to generate the result. Otherwise, there is no position, no any chance to generate the result. So here also, whenever we discuss the ALU, FPU, so whatever computational or manipulational job is going on, that result will be stored somewhere in the registers, and specific registers are used for that purpose. वो registers को हम लोग naming बताएंगे कि ये registers, तो accumulator register is the register because we are accumulating the result. हम लोग accumulate कर रहे हैं। तो we just discuss various types of register under which one accumulator register is also there. वो accumulator register आपका ALU पार्ट में कोई भी ऑपरेशन होता है तो उसको स्टोर करता है। आप भी अपने accumulator register का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपका प्रोसेसर पर डिपेंड करेगा कि आप कितना फास्ट अपने रजिस्टर को रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे अभी चेक करते हैं 2 + 4 + 5
plus 6. I'm not getting your accumulator register is not properly provide you the previous result. That's why you are not generating the result. ठीक है ना? तो ऐसे कोई होंगे जिनका रिजल्ट प्रोड्यूसर फास्ट होगा, इसका मतलब प्रोसेसर उनका अच्छा है। ये वेरी करेगा, इतने लोग हैं ना, सबका प्रोसेसर अलग अलग होगा, स्पीड अलग अलग होगा, किसी को कंप्यूटेशनल में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, किसी को थ्योरेटिकल सेक्शन में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, किसी को लिटरेचर में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, किसी को नेटवर्किंग में ज्यादा इंटरेस्ट होगा। तो इससे डिपेंड करेगा आपका प्रोसेसिंग स्पीड। तो अभी जैसे किसी का मैथमेटिक्स अच्छा है, रेज द हैंड। जिसका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, रेज द हैंड। हाँ, तो इसको चेक करना चाहेंगे हम। तो बताइए 4 + 2 + 3 + 4 into 3 divide 4 divide, हाँ मतलब हाँ, ये पॉइंट में आएगा। मतलब कि आपको कैलकुलेशन के लिए ALU में काम नहीं चल रहा है, FPU में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। इंटीग्रल ऑपरेशन इज नॉट सपोर्टेड बाय ALU, तो यू नीड अ एडिशनल मैथ को प्रोसेसर। तो यहाँ पर आपको एडिशनल मैथ को प्रोसेसर की जरूरत पड़ेगी। बोले पॉइंट में आएगा, पॉइंट को तो कैलकुलेटर पर चेक करना पड़ेगा। अब ये बिना कैलकुलेटर के हम नहीं कर पा रहे हैं। Are you getting the point? तो ये each and every activity, once you involve yourself with a real life, then it is very interesting paper. Otherwise आपको बोरिंग लगेगा, ठीक है ना। तो आप इन्वॉल्व करिए, तो रजिस्टर को इन्वॉल्व करिए कि रजिस्टर हम भी यूज कर रहे हैं, वही रजिस्टर यहाँ पढ़ रहा है। तो हमारा रजिस्टर गड़बड़ होता है, रिजल्ट गड़बड़ देगा। अगर रिजल्ट हमारा सही आ रहा है, इसका मतलब रजिस्टर सही से एक्युमुलेटेड प्रीवियस रिजल्ट हमको प्रोवाइड कर रहा है और हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और रिजल्ट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगले क्लास में हम चाहेंगे कि आपका एक्युमुलेटर रजिस्टर अच्छा से काम करे, तो थोड़ा सा अरिथमेटिकल ऑपरेशन तैयार करिएगा, ठीक है ना। कि प्लस माइनस डिवीजन, अब डिवीजन छोड़ देते हैं, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन, ये 3 काम के लिए आपका एक्युमुलेटर चेक करिएगा कितना फास्ट काम करता है। ये खुद भी आप चेक कर सकते हैं। तो उस चीज को फिर अब ये समझ में आएगा तो ALU समझ में आएगा कि ALU का एक्युमुलेटर रजिस्टर क्या रोल है, एक्युमुलेटर रजिस्टर का ये समझ में आएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में आई विल कंटिन्यू बिकॉज टुडे मोस्ट टाइम जो है